जोहार, नमस्कार। आज आप सबों को मैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूं। आप सबको पता है कि लगभग 8 वर्षों के बाद बीएड, डीएलएड या अन्य जो शिक्षक पात्रता संबंधी कोर्सेज होते हैं उसको करने के बाद बैठे हुए थे। वह इंतजार कर रहे थे कि कब फॉर्म आएगा, कब एग्ज़ाम होगा और कब हमें सरकारी नौकरी में जाने का अवसर मिलेगा। 8 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद यह फॉर्म आ चुका है, जिसमें आप 23 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं और अगले 22 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिग्री लेने के बाद लोग इस इंतजार में थे कि आवेदन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। और जब झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने यह आवेदन दे दिया है तो अब लोगों की सांस फूल रही है कि इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी। निश्चित तौर पर पढ़ाई एक निरंतरता का विषय है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है सफलता का। आपको अभी जो शेष समय बचा हुआ है, यह उम्मीद रखिए कि बहुत कुछ निर्भर करता है परीक्षा की तिथि, चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा पर। वर्ष 2024 में दिसंबर में वर्तमान झारखंड सरकार की कार्यकाल समाप्त हो रही है, जिसके चलते इसी वर्ष हमें दिसंबर से पहले विधानसभा का चुनाव भी कराना है। चुनाव आयोग की तिथि पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि एग्जाम अक्टूबर तक हो पाएगा या फिर अब अक्टूबर के बाद जनवरी में होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो चुनाव की तिथि हो जाएगी। तब वैसे स्थिति में परीक्षा लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा परिषद के लिए, क्योंकि सारे कर्मचारी चुनावी कार्य में लग जाएंगे। तो उम्मीद रखिए कि आपके पास अक्टूबर तक का समय है। अक्टूबर में अगर आपका परीक्षा हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो यह उम्मीद कीजिए कि जनवरी में ही ले पाएंगी। लेकिन परीक्षा तो अब लेगा, इतना तय हो गया है कि परीक्षा की आवेदन आ गई है, परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, आवेदन जमा करने की तिथि घोषित हो गई है, लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। यह घोषणा के जगह पर परिषद ने ब्लैंक छोड़ दिया, खाली रिक्त स्थान छोड़ दिया है कि शीघ्र बताया जाएगा। वह भी इंतजार कर रही है चुनाव आयोग के निर्देशों का। हालांकि चुनाव आयोग के अधिसूचना जारी होने के बाद भी परीक्षा ली जा सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि यह कोई नियुक्ति संबंधी नहीं है, बल्कि यह एक पात्रता संबंधी परीक्षा है। लेकिन संसाधनों की कमी हो जाएगी सरकार के पास, क्योंकि विगत 8 वर्षों से जो लोग बीएड कर चुके हैं वे सभी लोग इस आवेदन को जमा करेंगे और आवेदकों की संख्या लाखों से अधिक होगी। तो वैसे स्थिति में लगभग सभी जिले में परीक्षा केंद्र बनाने पड़ेंगे और सभी परीक्षा केंद्र पर निगरानी रखने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। इसलिए चुनाव की घोषणा के बाद की तिथि यह संभव नहीं है कि परीक्षा ले ले। खैर, जो है परीक्षा कब भी ले, लेकिन आपका दायित्व है कि हम कितने तैयार हैं। अगर परीक्षा अक्टूबर में हो जाता है तो आपके पास केवल समय बना है अगस्त सितंबर। मुश्किल से आपके पास 70 से 75 दिनों का समय है। इन 75 दिनों में आप अपने पूरे सिलेबस को कैसे तैयार कीजिएगा, पूरे सिलेबस को कैसे फुल प्रूफ बनाइएगा, जिससे कि हमारा न केवल क्वालिफाइंग मार्क्स बल्कि उससे अधिक अंक आ सके। हमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पर नहीं जाना है, बल्कि उससे अधिक अंक लाना है। हो सकता है कि इस अधिक अंक का बेनिफिट आपको बहुत अधिक मिलेगा। 90 नंबर तो लाना है,
150 में 90 नंबर लाना है। मैं पहले आपको पैटर्न को थोड़ा समझा दूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं कि अभी भी कई लोग दुविधा में हैं कि पता नहीं क्या है। देखिए, आपको यह पता है कि यह जो परीक्षा होगी यह 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो होगा वह कक्षा 1 से 5 वर्ग के लिए यानी प्राथमिक शिक्षकों के लिए, और दूसरा 6 to 8 यानी माध्यमिक शिक्षक के लिए। ये जो है के टेट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, के टेट, इसको 2 खंडों में बांट दिया जाए। एक खंड 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए है, और दूसरा खंड 6 to 8 के लिए है। अब इसमें बात उठती है कि कौन किसमें आवेदन करेगा। जो लोग डीएलएड किए हुए हैं या उसके इंटरमीडिएट के समकक्ष जो परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, जो शिक्षक से जुड़े हुए कोर्सेज हैं उसको कर चुके हैं, वह 1 to 5 कर सकते हैं। और यदि वह डीएलएड कर चुके हैं और स्नातक भी हैं तो वैसे स्थिति में ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को भर सकते हैं। लेकिन बीएड करने वाले छात्रों को केवल और केवल 6 to 8 भरने का अवसर दिया गया है। मैं समझता हूं आप स्पष्ट समझ गए होंगे। जो लोग डीएलएड किए हुए हैं या उसके समकक्ष कोई डिग्री लिए हुए हैं तो वह 1 to 5 भरेगा, लेकिन अगर वह डीएलएड करने के बाद स्नातक हैं तो उन्हें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को भरने का अवसर दिया गया है। और जो बीएड किए हुए हैं वह केवल और केवल 6 to 8 वाले वर्ग में परीक्षा देंगे, जो पहले नहीं था। पहले बीएड वाले को दोनों में दिया गया था। नई नियमावली में ये बदलाव किए गए हैं। अब बात उठती है कि 1 to 5 वाले को क्या पढ़ना है और 6 to 8 वाले को क्या पढ़ना है। अब तक झारखंड अधिविद्य परिषद ने नए सिरे से कोई सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन जो सूचना दी गई है या जो सूचनाएं हमें मिली है उस सूचना के आधार पर अगले 1-2 दिनों में झारखंड अधिविद्य परिषद नए सिलेबस को जारी करेगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव इसमें दिए गए हैं। 1 to 5 वालों के लिए पहले एक अलग से एग्जाम्स होते थे, उसका था ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। लेकिन इस बार पर्यावरण विज्ञान को हटा दिया गया है, उस जगह कर दिया गया सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज कर दिया गया है। तो जनरल स्टडीज में पढ़ना क्या है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा अगले 1-2 दिनों में सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत होकर, लेकिन जिसका सिलेबस कंफर्म है, जो आपको पता है कि हमें सीडीपी में क्या पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी में क्या पढ़ना है, उसमें कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। हमें भाषा के परीक्षा में यानी पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है वह भी क्लियर है कि हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों 15-15 नंबर के पढ़ने हैं। उसके बाद पेपर 3 जो है वह है आपकी अपनी स्थानीय भाषा, जो जनजातीय भाषा और गैर जनजातीय भाषाओं में बटा हुआ है, उसमें क्या पढ़ना वह भी स्पष्ट है। अब बचा आपका ईवीएस और अन्य के लिए, जैसे विज्ञान के शिक्षकों के लिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए और साथ में भाषा के शिक्षकों के लिए। उनमें क्या पढ़ना है वह आपको अगले 1-2 दिनों में स्पष्ट कर देगा झारखंड अधिविद्य परिषद। तो मैं अब चलता हूं आपको यह बताते हुए कि 1 to 5 और 6 to 8 में क्या क्या है। 1 to 5 में पहला पेपर सीडीपी है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है। दूसरा पेपर हिंदी और इंग्लिश है, दोनों में 15-15 नंबर रहेंगे। तीसरे पेपर में आपको लोकल लैंग्वेज पढ़ना है, और चौथे पेपर में यहां पर आपको मैथ पढ़ना है, और 5वें पेपर में आपको ईवीएस के जगह पर
यहाँ पर जनरल स्टडी पढ़ने हैं। मैं अगर आपको झारखंड अधिविद्य परिषद के सूचना पर ले चलूं, झारखंड अधिविद्य परिषद के सूचना पर ले चलूं, तो झारखंड अधिविद्य परिषद की सूचना में यह स्पष्ट कही गई है, जो नई नियमावली है उस नई नियमावली में यह स्पष्ट कहा गया है कि देखिए 1 to 5 के लिए क्या होगा। 1 to 5 के लिए जो दिया गया है, पहले क्या था और वर्तमान में क्या है नई नियमावली में। पहले सीडीपी बाल विकास और शिक्षण पद्धति 20 अंक के हुआ करते थे, उसके साथ अब इसको कर दिया गया है 30 अंक का। पहले आपके दूसरे सेक्शन में जो हिंदी और अंग्रेजी का था उसमें 40 नंबर हुआ करते थे, अब उसको कर दिया गया 30 नंबर का, यानी हिंदी 20 पूछा जाता था, अंग्रेजी 20 पूछा जाता था, अब 15 हिंदी के 15 अंग्रेजी के रहेंगे। तीसरा जो था वह भाषा, वह भी 40 नंबर का था, जो स्थानीय भाषा है वह 40 नंबर का था, अब वह 30 नंबर का कर दिया गया है। चौथे और पांचवें पर अगर चलते हैं हम, चौथे और पांचवें पर चलते हैं, चौथे में गणित पहले 50 नंबर का हुआ करता था, जिसे अब कर दिया गया है 30 नंबर का। अब ये देखिए यहाँ जो पर्यावरण अध्ययन पहले हमें पढ़ना होता था, जो पहले पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होता था, उसमें बदलाव करते हुए अब कर दिया गया है समान अध्ययन। ये समान अध्ययन एक व्यापक विषय है और इस व्यापक विषय में जैक ने या झारखंड के नई साक्षरता विभाग ने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 1 to 5 के परीक्षा ली जाएगी वह इंटरमीडिएट स्तर के परीक्षा के बराबर होगा, उनके सिलेबस के बराबर होगा। यानी कक्षा 1 to 5 वाले जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होंगे उनको इंटर स्तर तक के समान अध्ययन को ज्ञान में रखना होगा। तो ये बदलाव आप समझ सकते हैं कि ये बदलाव जो आप देख रहे हैं, यानी अब ये भी इक्वल 30 नंबर का हो गया। पहले ये अलग था और वर्तमान में यह अलग हो गया। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया और समान अध्ययन भी 30 हो गए। पहले 200 नंबर के थे, अब ये 150 नंबर का हो गया। पहले इसमें 20 नंबर था, इसमें 40 नंबर था, इसमें 40 नंबर था, इसमें 50 नंबर थे, इसमें 50 नंबर थे, यानी 200 अंक के थे। अब ये आपका हो गया है 150 अंक का। समय 2.5 घंटे का मिलेगा। 2.5 घंटे में ही आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा OMR सीट पर। OMR सीट पर देना होगा, ऑफलाइन परीक्षा होगी और उस पर आपको अपने कलम से रंगने होंगे, काले या नीले रंग के स्याही से आपको रंगने होंगे और वो भी आपका एक प्रैक्टिस का चीज है, नहीं तो आप गोल घेरा के बदले इधर से उधर कर देंगे तो भी आपका उत्तर वो बेकार हो जाएगा। ठीक है। 6 to 8 जो है, अब 6 to 8 के लिए थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है। 6 to 8 क्लास के लिए लोग बड़ा असमंजस में है। 6 to 8 जो केवल और केवल स्नातक और बीएड कर चुके लोगों के लिए है। इसमें आपके जो कैटेगरीज दिए गए हैं, 3 तरह के शिक्षक बनेंगे, एक सामाजिक विज्ञान के लिए, एक विज्ञान के लिए और एक भाषा के लिए। अर्थात इसका जो पहला पेपर होगा वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो 1 to 5 में था वही है। दूसरा पेपर जो होगा वह आपका हिंदी और अंग्रेजी, ये 30 नंबर का होगा। दोनों में 15-15 अंक होंगे। तीसरा पेपर जो होगा वह स्थानीय भाषा का होगा, लोकल लैंग्वेज का होगा। अब लोकल लैंग्वेज किसको रखेंगे हम, ये भी आपको मैं बता दूं इस जगह पर। तो सरकार ने अपने गजट में जिन भाषाओं को शामिल किया है उनको ही आप रख सकते हैं। जैसे गैर जनजातीय भाषा वाले लोग अपने लोकल लैंग्वेज में हिंदी को, अंग्रेजी को, उर्दू को, संस्कृत को, बंगला को, उड़िया को, पंच परगनिया को, नागपुरी को, खोरठा को और कुड़माली को रख सकते हैं। जबकि जनजातीय समूह के जो लोग हैं
वह चाहे तो आप रख ले संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, इन चारों में से किसी भी भाषा को रख सकते हैं। जिसकी अपनी लिपि है, जैसे उर्दू की अपनी लिपि है, हिंदी की अपनी लिपि है, बंगला की अपनी लिपि है, उड़िया की अपनी लिपि है, इन लिपियों में उसी लिपि में प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जिनकी अभी भी अपनी लिपि नहीं है, जैसे कुड़माली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, इन सब के लिए आपको देवनागरी लिपि में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस केवल उसको लिखने का तरीका, भाषा अलग होगी, लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये तीसरा पेपर भी समझ गए। जो 1 to 5 में है वही 6 to 8 में है। अब यहां से स्ट्रीम बदल जाता है, ये 3 के बाद स्ट्रीम बदल जाता है। ये एक पहला एक जो वर्ग होगा, ये एसएसटी टीचर के लिए, जो लोग स्नातक कला को लेकर किए हैं, यानी आर्ट्स को लेकर या कॉमर्स को लेकर किए हैं, जिनका विषय स्नातक में सामाजिक अध्ययन था, इतिहास था, भूगोल था, पॉलिटिकल साइंस था, या चार्ट अकाउंटेंट था, या लेखा शास्त्र था, या व्यापार विज्ञान था, ट्रेड था, वे एसएसटी के शिक्षक बनेंगे। और उनको क्या पढ़ना होगा? उनको 30 नंबर का मैथ पढ़ना होगा, नहीं सॉरी, उनको 30 नंबर का कोई मैथ उसका नहीं है, ये 60 नंबर के समान ज्ञान पढ़ने होंगे, जिसमें इतिहास है, भूगोल है और साथ साथ राजनीति विज्ञान है। ये 60 नंबर के होंगे। यहाँ पर हो गया ये 30 नंबर इधर, 30 नंबर इधर और 30 नंबर लैंग्वेज के, यानी ये 90 नंबर के होंगे और ये 60 नंबर के होंगे। जो लोग विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, यानी जो स्नातक साइंस लेकर किए थे, जूलॉजी लेकर, बॉटनी लेकर, केमिस्ट्री लेकर, फिजिक्स लेकर, मैथ लेकर, इन लोगों को विज्ञान का शिक्षक माना जाएगा। ये साइंस के टीचर कहलाएंगे। और साइंस के टीचर के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 60 क्वेश्चंस होंगे। और जिन छात्रों ने किसी भाषा को लेकर अपनी स्नातक की डिग्री ली है, चाहे वह हिंदी हो, बंगला हो, उड़िया हो, कुड़माली हो, संथाली हो, या किसी भी भाषा को लेकर, वह भाषा को लेकर अगर स्नातक की डिग्री ली है तो वह लैंग्वेज के शिक्षक कहलाएंगे। वह लैंग्वेज यानी भाषा के शिक्षक कहलाएंगे। और ये भाषा के शिक्षक को 60 नंबर का ये अपनी भाषा का परीक्षा देना होगा। यानी ये 30-30 90 नंबर ये और 60 नंबर अलग अलग के लिए। तो समझिए कि ये आपका ये है। अब इसमें भी आपको जो बहुत कुछ समझने की चीज है, ये आप इसको स्पष्ट रूप से समझ जाए। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले के तुलना में परीक्षा इस बार और कठिन है। पहले आपको केवल और केवल 60% नंबर लाना आवश्यक था इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए। यानी आप शिक्षक के पात्र उसी समय बनेंगे जब कुल अंक का 50% अंक लाएंगे। इस सामान्य वर्ग के लिए दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा नहीं है। आप इस गलतफहमी में न रहे कि केवल 90 नंबर लाने से हम क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, यहाँ बड़ा स्पष्ट कहा गया है। देखिए मैं आपको यहाँ समझा दूं कि इस जगह जो दिया गया है, यहाँ थोड़ा स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या है। ये जो देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, ये आपको बड़े स्क्रीन में मैं दिखा दे रहा हूँ। परीक्षा उत्तीर्णता हेतु निम्नोक्त प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी समान जाति को कुल अंकों का न्यूनतम 60%। लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक खंड के न्यूनतम अंक का 40%। ये इसको कहते हैं सेक्शनल कटअप। सेक्शनल कटअप इसको कहते हैं। हर सेक्शन में आपको कम से कम 40% अंक लाने होंगे। अब ऐसा नहीं कि आपका जीएस बहुत अच्छा था, आपने 60 में 50 बना लिया, और सीडीपी बहुत अच्छा था, 30 में 25 बना लिया, और अपने भाषा पर पकड़ बना ली और उसमें भी आपने 25 नंबर लेके आ गया। इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप 100 नंबर भी लेकर आ जाएंगे तो आपका चयन नहीं होगा,
क्योंकि आपका दूसरा पत्र में 40% अंक नहीं लाया। कोई लड़का 140 लाकर भी फेल हो जाएगा और कोई लड़का केवल 90 नंबर लाकर भी पास हो जाएगा। यहां समझने की चीज है, ये देखिए ये सब दिया गया है इसमें। सामान्य जाति के लिए प्रत्येक खंड में 40 अंक लाना जरूरी है। यानी अगर आप ऐसे समझेंगे इसको इस तरह से, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जो अब तक आप अनभिज्ञ हैं इससे। जैसे अभी आपको दिया गया 1 to 5 को ही ले, 1 to 5 को ही ले। पहला पेपर सीडीपी है, दूसरा पेपर हिंदी और इंग्लिश है, तीसरा पेपर लैंग्वेज है, चौथा पेपर गणित है और पांचवा पेपर आपका समान अध्ययन है। इन सब में 30-30 अंक हैं, यानी कुल 150 अंक हैं। सामान्य वर्ग के लिए इसमें से 90 अंक लाना, 60% अंक लाना आवश्यक है, 90 अंक लाना आवश्यक है। तो यदि कोई लड़का ऐसा करता है कि ये सीडीपी में ये 25 नंबर लेकर आता है, हिंदी और इंग्लिश में यह 20 नंबर लेकर आता है, यह लैंग्वेज में 20 नंबर लेकर आता है, गणित में 10 नंबर लेकर आता है और इसमें वह 15 नंबर लेकर आता है, या मान के चलिए कि आप इसमें 20 नंबर लेकर आए, आपका कुल अंक कितना हो गया? 70 और 95, ये 95 अंक हो गए। लेकिन जब परीक्षा परिणाम आएगा तो आप अनुत्तीर्ण, फेल घोषित कर दिए जाएंगे, फेल घोषित कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% अंक लाना होगा। आप गणित में केवल 10 नंबर लाएं, जबकि 30 का 40% आपको न्यूनतम 12 नंबर लाना चाहिए। मेरी बात को समझ गए होंगे। यानी कि हर सेक्शन में आपको न्यूनतम 12 नंबर और कुल मिलाकर उसका योग कम से कम 90 अंक होना चाहिए। हर वर्ग में यही क्राइटेरिया लागू है, हर वर्ग में यही क्राइटेरिया लागू है। इसलिए जो भी परीक्षार्थी हैं इस बात का आप ख्याल रखें कि हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। केवल और केवल 90 नंबर लाना बहादुरी नहीं होगी, बल्कि आपको हर सेक्शन में एक समान इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप 40% अंक लाएं। वो दिया गया है एसटी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, आदिम जनजाति के लिए 30% और पिछड़ा वर्ग के लिए 35%, अनुसूचित जाति अनुसूचित 2 के लिए ईबीसी 1, ईबीसी 2 के लिए 35% और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए वो भी 35% कहा गया। केवल और केवल दिव्यांग के लिए 30% कहा गया सेक्शनल कटअप में। खैर, अब हमारी बात को समझ गए होंगे। तो देखिए, ये अब जो हमारे यहाँ पर तैयारी की बात है, तैयारी आपको अभी से लग जाना होगा। ज्यादा से ज्यादा इस बात की संभावना है कि अक्टूबर महीने में परीक्षाएं हो जाएगी, या तो दुर्गा पूजा से पहले हो या दुर्गा पूजा के बाद हो, बशर्ते कि चुनाव की तिथि उस बीच में नहीं होनी चाहिए। अधिसूचना जारी हो जाए और नवंबर से अगर चुनाव की तिथि शुरू हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अक्टूबर में ही चुनाव की तिथि घोषित हो गई और कोई चरण का चुनाव है तो आपका परीक्षा अगले 2 महीनों के लिए बढ़ जाएगा, आपको समय मिल जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में कैसे करेंगे, अब तक फॉर्म नहीं आया था तो आप जागे भी नहीं थे। ये बहुत बड़ी कमजोरी है हम छात्रों की। हम कितना तैयार हैं इसकी तैयारी आप स्वयं आकलन नहीं करते, बल्कि दोषारोपण सरकार पर करते हैं कि फॉर्म नहीं निकाल रहा, फॉर्म नहीं निकाल रहा। फॉर्म निकाल भी दे तो आप क्या, आज कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो एक विश्वास के साथ कह सके कि हम एक बार में निकाल लेंगे? कितने ऐसे छात्र हैं? जरा अपने से ही आप सोचिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखिए और उसे बनाकर देखिए, क्या आप इतने अंक ला पा रहे हैं? और ला पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। नहीं ला पा रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि हम
कैसे इस 75 दिन में अपने सिलेबस को पूरा कर लें। सिलेबस को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना होगा, आपको कठोर मेहनत करनी होगी, निरंतर सेट बनाने होंगे और उनको बनाकर समझना भी होगा। तो समय कम है, इस बात का ध्यान में रखते हुए अब आप अपनी तैयारी में जुट जाए। मेरी शुभकामनाएं सभी छात्रों के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बाकी चीजें समझ में आ गई होगी। जैसे ही जैक के द्वारा सिलेबस दे दिया जाएगा, वैसे ही मैं आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगा कि कौन कौन सा चीज क्या क्या पढ़ना है। और एक सूचना मैं बता दूं, द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेस जो घाटशिला में है, यह इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हमेशा से कुछ न कुछ बेहतर करता आया है। यहाँ के क्षेत्र के बच्चों का परिणाम भी बहुत बेहतर रहा है। पिछले टेट में 100 से भी अधिक बच्चे पास कर गए थे और उसमें से अधिकांश बच्चों की आज नियुक्ति हो गई है। हम उन बच्चों पर गर्व करते हैं। सारे बच्चे अलग अलग विद्यालयों में नियुक्त हो चुके हैं। अभी भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जो पहले चल रही थी। अभी भी हमारे कई छात्र जो है इस काउंसलिंग में नियुक्त हुए हैं, जो पिछले 12 तारीख को मुख्यमंत्री ने जिनको दिया है। आप तैयारी में लग जाइए, पूरे मनोयोग से लग जाइए, ताकि ये अवसर फिर कब मिलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि झारखंड है और ठान ले तो 10 दिनों में एग्जाम ले लेगा और नहीं ठाने तो 10 वर्षों में भी नहीं होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं किस तेजी से परीक्षाएं हो रही है। आपने जेपीएससी को देखा, रिकॉर्ड 45 दिनों में सब कुछ कर दिया। अभी सीडीपीओ को आप देख रहे हैं, परिणाम आया और 2 और 3 अगस्त को परीक्षा लेने की बात कही है, 20 दिन का भी समय नहीं दिया। तो आपके साथ कहीं ऐसा ना हो, इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए, मत सोइए, आज से और अभी से लग जाइए। मेरी यही आपसे प्रार्थना होगी, पूरी तैयारी के साथ लग जाइए। हमारे यहाँ पर यह बैच जो है, यह टेट की बैच प्रतिदिन 3 घंटे का कोर्स चलेगा। वह 2:30 बजे से 5:30 बजे का रहेगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। आप चाहें तो आ सकते हैं। और दूसरी बात कि यह जो परीक्षा है, इसे हल्के में न लें, इसे पूरे मनोयोग से देने का प्रयास करें, मनोयोग से देने का प्रयास करें और बेहतर तरीके से परीक्षा परिणाम निकाल सके, इसका प्रयास करें। अगर आप लोग को यह सूचना अच्छी लगी हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो किस ग्रामीण क्षेत्र के बढ़ते हुए उभरते हुए इस इंस्टीट्यूट को आप लोग का सहयोग चाहिए। शहर के लोगों को बहुत सारे दर्शक मिल जाते हैं और बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपका छोटा सा सहयोग, केवल सब्सक्राइब कर लेना और उसको सहयोग कर देना, इस ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के मनोभाव को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर सूचना अच्छी मिली होगी तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद। सिलेबस आने के बाद मैं फिर से आप लोग से मिलूंगा और पूरी सिलेबस की जानकारी दूंगा। बाकी अन्य सूचनाओं आपको ढेर सारी मिल गई हुई। अगर किसी सूचना की और आवश्यकता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। धन्यवाद। मैं फिर से बहुत जल्दी ही आपसे मिलूंगा।